गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने आगे मतलब साइंस के अंदर पढ़ा था, पढ़ रहे थे हम क्या, साइंस के अंदर पढ़ रहे थे बहुलक। उस बहुलक के अंदर हमने पढ़ा था कि बहुलक दो तरीके होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक। उस प्राकृतिक बहुलक में हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राकृतिक रबर, समझ गए। प्राकृतिक रबर के बारे में हमने पढ़ा था, वो किस तरीके से बनता है, आइसोप्रेन का बहुलक होता है, किस तरीके से आइसोप्रेन की बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉली आइसोप्रीन या प्राकृतिक रबर कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था उसका वल्कनीकरण के, रबर के अंदर क्या करते हैं, जो रबर हमें प्राप्त होता है उसके अंदर सल्फर के साथ उसको गर्म करते हैं, जिससे उसकी प्रत्यास्थता वो मजबूत बनता है, कम घिसने वाला बनता है, समझ गए, और उसकी तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है, इसलिए उसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। आज हम उसके बाद जो फिर है सेलुलोज है, जो इसके प्राकृतिक रबर के अंदर और आते हैं, रेजिन है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। उसके साथ अब हमें संश्लेषित जो बहुलक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। अब क्या पढ़ेंगे, संश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक में हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक रबर। अब हम क्या पढ़ेंगे, संश्लेषित। संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक के बारे में हम पढ़ेंगे। अब संश्लेषित बहुलक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृत्रिम रेशे। कैसे रेशे, कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे पढ़ेंगे। अब संश्लेषित बहुलक को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम बहुलक कहते हैं या मानव निर्मित बहुलक कहते हैं। तो संश्लेषित बहुलक का मतलब जो किसके द्वारा बनाया जाए, संश्लेषित बहुलक का मतलब मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित। अब मानव उसे प्रयोगशालाओं में बनाए या फैक्ट्रियों में बनाए, जहां पर भी इसका निर्माण करता है, तो संश्लेषित बहुलक किसके द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है। ये इसे फैक्ट्रियों में, प्रयोगशालाओं में इसका निर्माण करता है। तो देखो, तो वह बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संश्लेषित बहुलक कहते हैं। अब संश्लेषित बहुलक में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कृत्रिम रेशे। ऐसे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। अब इन रेशों में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नायलॉन 66। क्या पढ़ेंगे, नायलॉन 66। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा जो इसका पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेरिलीन। क्या पढ़ेंगे, टेरिलीन। कृत्रिम रेशों में 3 रेशे हम पढ़ेंगे, टेरिलीन जिसे हम क्या कहते हैं, डेक्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्रॉन। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रेयॉन। तो 3 तरह के रेशे हम पढ़ेंगे। कृत्रिम रेशों में कौन कौन आएगा, एक तो नायलॉन 66 आएगा, एक आएगा टेरिलीन या डेक्रॉन, और एक कौन आएगा, रेयॉन। तो संश्लेषित बहुलक वे बहुलक जिनको मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संश्लेषित बहुलक कहते हैं। और प्राकृतिक बहुलक किन्हें कहते हैं, जो प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, तो आज हम बदले हैं सिंथेसिस पॉलीमर या संश्लेषित बहुलक या मानव द्वारा निर्मित। तो कृत्रिम रेशे पढ़ते हैं, कृत्रिम रेशे में नायलॉन 66, टेरिलीन जिसे हम डेक्रॉन भी कहते हैं, और रेयॉन। ये 3 चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नायलॉन 66। अब ये कैसे बनते हैं, इनका क्या उपयोग है, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सभी की रिएक्शन है किस तरीके से प्रयोगशालाओं में बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नायलॉन 66। क्या पढ़ते हैं, नायलॉन 66। तो संश्लेषित बहुलक में हम सबसे पहले पढ़ते हैं नायलॉन 66। देखो, नायलॉन 66, ये नायलॉन 66 बनता किस तरीके से है, सबसे पहले वो जानते हैं। ये बनता है एडिपिक अम्ल, किससे बनता है, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो इसका निर्माण किससे होता है, ध्यान रखना, नायलॉन 66 का निर्माण किससे होता है, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से इसका निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं नायलॉन 66। किससे होगा, एक तो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। एडिपिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड OH, फिर CH2
और फिर वापस C डबल बॉन्ड OH। ये फॉर्मूला होता है एडिपिक एसिड का। किसका होता है? एडिपिक अम्ल का। किसका फॉर्मूला होता है? एडिपिक अम्ल का। क्या है? देखो दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, हमने आगे भी पढ़ा CuH को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक। और ये क्या? मैथिलीन है। मैथिलीन की कितने? 4 है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं टेट्रा। देखो CH2 को हम कैथिलीन कहेंगे, तो कितने हैं? 4 मैथिलीन, यानी 4 का मतलब टेट्रा मैथिलीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये भी इसका नाम कह सकते हैं। एडिपिक अम्ल का दूसरा नाम क्या कहते हैं? टेट्रा मैथिलीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। CuH को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो कितने मैथिलीन है? 4 का मतलब टेट्रा मैथिलीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसका नाम कह सकते हैं। प्लस इसके साथ क्या हो? हेक्सा मैथिलीन डाई अमीन। क्या होता है? हेक्सा मैथिलीन डाई। देखो नाम क्या है? हेक्सा मैथिलीन। हेक्सा का मतलब ये मैथिलीन कितने हुए? 6 हुए, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं CH2 कितने हो गए? 6। हेक्सा मैथिलीन ये 6, हेक्सा मैथिलीन यानी 6 मैथिलीन। प्लस डाई अमीन। डाई अमीन का मतलब, एमीन का मतलब होता है NH2, और इधर भी जोड़ देता हूं NH2। एमीन हम किसको कहते हैं? NH2 को। NH2 को क्या कहते हैं? एमीन। NH2 को क्या कहते हैं? एमीन। तो देखो नाइलॉन का निर्माण किससे होता है? एक तो एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सा मैथिलीन डाई अमीन। देखो पहले इसके नाम को समझते हैं। एडिपिक अम्ल का पूरा नाम देखो मैं क्या हूं, तो देखो इस तरीके से लिख सकता हूं। ये कितने हैं? 4 है। 4 को हम क्या कहेंगे? टेट्रा मैथिलीन। इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्या हो गया? टेट्रा मैथिलीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहां नाम क्या पड़ रहा है? देखो मैथिलीन कितने? 6 हैं, तो यहाँ कितने होंगे? हेक्सा मैथिलीन। इसको हम क्या कहते हैं? अमीन। कितने अमीन है? डाई 2 है, इसलिए इसको कहते हैं डाई अमीन। तो क्या हुआ? हेक्सा मैथिलीन डाई अमीन, और यहाँ टेट्रा मैथिलीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? एडिपिक अम्ल भी कहते हैं। इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? नाइलॉन 66 का। ये भी एक तरह का बहुलक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जैसी इकाई और इसकी जैसी इकाई बहुत सारी, एक नहीं, ये और ये बहुत सारी इकाइयों में जुड़ के ये आया, फिर इसके बाद ये आया, अगला वापस एडिपिक अम्ल आया, अगला वापस हेक्सामेथिलीन आया। इस तरीके से मैंने कहा था एक रेल के डिब्बे के समान, एक ये फिर ये फिर ये फिर ये आगे लंबी श्रृंखला बनाते हैं। N इसके अणु होते हैं, फिर जाके हमारे पास क्या बनता है? नाइलॉन 66 बनता है। तो अब देखो किस तरीके से ये जुड़ते हैं। तो देखो इसका तो OH लेते हैं और इसका क्या लेते हैं? H। इसमें से जल का एक अणु बाद, देखो ये NH2 है ना, तो इसका एक H मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, और एक H मैं इधर लिख देता हूँ। इसको इस तरीके से बना देता हूँ, बाद में साथ में लिख दूंगा। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ? इस तरीके से लिख देता हूँ। ये एक H इधर और एक H ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 1 2 3 1 2 3 2। अब देखो क्या होता है, ये जो एडिपिक अम्ल है इसका तो क्या जाता है? OH, और इसका क्या? H। ये OH इसमें से क्या निकलता है? बाहर, यानी एक जल का अणु बाहर निकलता है। तो हमेशा ध्यान रखना, एडिपिक अम्ल में से क्या निकलेगा? OH बाहर निकलेगा, और एमीन में से क्या बाहर जाएगा? H बाहर जाएगा। तो बताओ ये इसके आगे क्या होगा? इधर ध्यान देना, इसके आगे देखो क्या जुड़ा हुआ होगा? एमीन जुड़ा हुआ होगा, एमीन का H बाहर जाएगा, इसका क्या जाएगा? OH। भाई इसके आगे, इस श्रृंखला के आगे क्या जुड़ा होगा? एमीन ही तो होगा। अब बताओ ये एमीन है, इसके आगे क्या जुड़ा हुआ होगा? इसके आगे ये जुड़ा हुआ होगा एडिपिक अम्ल। तो एडिपिक अम्ल का क्या जाएगा? OH जाएगा, और इसका क्या जाएगा? H। तो ये इसका भी H बाहर, क्योंकि इसके आगे वापस क्या आएगा? एडिपिक अम्ल, और एडिपिक अम्ल का क्या आएगा? OH। तो H2O बाहर निकलेगा, और इसमें ये OH किसके दो? जैसे ये OH आए तो ये किसके साथ? इस H के साथ, क्योंकि इसके जैसे आगे एमीन है, इसके आगे क्या है? एडिपिक अम्ल है, तो उसमें से OH, और इसका क्या जाएगा? H। तो ये जाने के बाद देखो इसका क्या हो जाएगा? बहुलीकरण। क्या होगा? बहुलीकरण। और बहुलीकरण करने के बाद बताओ मुझे, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा? बताओ ये बाहर चला गया तो क्या रहा? अब C डबल बॉन्ड O, ये रहा सिर्फ CH2 4 C डबल बॉन्ड O। बताओ ये डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा? N से। ये तो बाहर चला गया ना पूरा, तो अब ये डायरेक्ट बॉन्ड किससे जुड़ जाएगा? N से। ये जोड़ दो इनको, ये N और ये H ऊपर जोड़ो, अपनी पास में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? CH2 कितने हैं? 6। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? NH, ये NH ऊपर लिख दो, ये बॉन्ड हो गया खाली। ये जो प्रोडक्ट बना है ये अपने पास है नाइलॉन 60। ये कितने अणु? N अणु। N अणु का मतलब बहुत लंबी श्रृंखला है। तो देखो OH बाहर गया तो क्या रहा? बॉन्ड रहा। इसमें से देखो OH H2O बाहर निकल गया, तो ये बॉन्ड डायरेक्ट किससे जुड़ गया? N से जुड़ गया, डायरेक्ट N से। बस जोड़ना है, जो बाहर गया उसको काट दो, बाकी जोड़ दो। तो इसको इससे जोड़ दिया तो ये N से जुड़ गया, ये H भी बाहर चला गया क्योंकि आगे जुड़ेगा।
ठीक है। और साथ में क्या बने, साथ में हम क्या निकाल रहे हैं बताओ, H2O बाहर निकाल लेना, तो कितने H2O, NH2O लिख दिया, कोई संख्या हमें फिक्स नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो NH2O हमने बाहर निकाल दिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइलॉन 66। ध्यान रखना ये नाइलॉन क्या है, 66, इसे कहते हैं नाइलॉन। अब ये 6 क्यों आया है, तो ध्यान रखना कि इधर देखो कार्बन, कार्बन की यहाँ संख्या देखो, इधर वाले कार्बन एडीपी अम्ल में कितने कार्बन देखो, एक तो ये, एक ये, दो और ये कितने हैं कार्बन, 4 और 2 कितने हुए 6। यहाँ कार्बन कितने हैं 6 हैं, देखो एक कार्बन, 2 कार्बन और ये कितने कार्बन है 4 है ना, तो 4 और 2 कितने हुए 6। इधर देखो, इधर कितने कार्बन है, ये कार्बन कितने हैं 6, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नाइलॉन 66 पड़ा। इधर एडीपी अम्ल में भी 6 कार्बन है और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन में भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नाइलॉन 66 पड़ा। तो ये हो गया नाइलॉन से कृत्रिम रेशा। तो किससे बनता है, एडीपी अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइअमीन को जब हम बहुत सारे इसके अणु लेते हैं, बहुत सारे एकल की इकाई, इससे बहुत सारे हैं, एडीपी अम्ल हेक्सामेथिलीन, एडीपी अम्ल हेक्सामेथिलीन। अब भाई इसके आगे भी तो एडीपी अम्ल होगा, एडीपी ऐसे जुड़ेगा HOC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ ऐसे एडीपी अम्ल, तो बताओ क्या जाएगा, इसका H और इसका OH, सेम ऐसे कैसे जाएगा। अब ये जुड़ा, अब इधर बताओ OH है तो यहाँ क्या जुड़ेगा, एमीन जुड़ेगा, NH जुड़ेगा, तो इसका H और इसका OH इस तरीके से बाहर निकलेंगे। तो इसलिए मैंने आगे के इस तरीके से क्या भाई, इसके आगे ये OH, तो हेक्सामेथिलीन, ध्यान रखना एडीपी अम्ल का तो क्या जाता है OH और इसका H बाहर निकलता है और H2O ये बाहर निकल के क्या बनता है हमारे पास, नाइलॉन 66 बनता है। तो इसकी बहुत सारी इकाइयाँ आगे जुड़ी हुई होती है, समझ गए। तो ये नाइलॉन 66 है, तो किससे बनता है, एडीपी अम्ल और हेक्सा। नाम 66 क्यों पड़ा, क्योंकि इस एडीपी अम्ल में भी 6 कार्बन होते हैं और इस हेक्सामेथिलीन डाइअमीन में भी 6 कार्बन, इसलिए इसका नाम पड़ा नाइलॉन 66। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो देखो उपयोग इसका कहाँ कहाँ करते हैं, ये हमें परीक्षा में पूछते हैं कि उपयोग कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण मैंने बता दिया, एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन मिलकर क्या बनाते हैं, नाइलॉन 60, ये इस नाइलॉन 66 का फॉर्मूला है। अब उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं, देखो एक तो इसका कपड़ों में यूज किया जाता है, रेसे बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर रस्सियां बनाने में, रस्सियां जो बनाते हैं आपने देखी होगी, रस्सियां जो टेंट वाली रस्सियां जो होती है, वो टेंट की जो रस्सियां होती है ना मोटी मोटी, वो किससे बनाते हैं, इससे। फिर आपने देखा होगा ये धागे बनाने में, धागे रस्सियां जो भी है ये बनाने में हम यूज लेते हैं। फिर उसके बाद वो रस्सियाँ कौन सी, टेंट वाली रस्सियाँ। फिर ब्रश बनाने में आपने देखा होगा, ब्रश जो होते हैं, ब्रश के आगे जो दांते होते हैं, दांते हम जो सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हैं उसके आगे के जो दांते होते हैं ना, या फिर हम कपड़े धोने के लिए जो ब्रश यूज करते हैं उसके आगे के दांते किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं किसके, नाइलॉन के। किसके बने होते हैं, नाइलॉन के बनते हैं। साथ में क्या बनता है, साथ में बता, मशीनों के गेयर, मशीनों के गेयर बनने में, मशीनों में जो गेयर बनते हैं आपने देखा होगा, मशीनों में जो गेयर के रूप में काम में लेता है ना मशीनों के अंदर गेयर, वो गेयर भी किसके बनते हैं, नाइलॉन के बनते हैं। और इसका उपयोग क्या है, कपड़े बेरिंग बनाने में, बेरिंग जो बेरिंग होती है, बेरिंग आपने देखी होगी, प्लास्टिक की जो बेरिंग होती है वो किसकी बनती है, नाइलॉन की बनती है। किसकी बनती है, नाइलॉन की। तो नाइलॉन का उपयोग देखो, कपड़े, रेसे, रस्सियां, धागे, ब्रश, मशीनों के गेयर, बियरिंग, ये बनाने में किसका यूज होता है, नाइलॉन का यूज होता है। किसका यूज होता है, नाइलॉन 66 के बाद आते हैं हम टेरिलीन। क्या आते हैं, दूसरा जो आता है वो आता है टेरिलीन। टेरिलीन, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, डेक्रॉन। ये सब रेसे हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है, एक तो होता है ट्रपथैलिक अम्ल, अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, टरथैलिक अम्ल या ट्रपथैलिक अम्ल भी कहते हैं। और एथिलीन ग्लाइकोल से निर्माण किसका होता है, टेरिलीन का होता है। कुछ नहीं है, सेम उसका ही फॉर्मूला है। देखो C डबल बॉन्ड O से OH, ये टरथैलिक अम्ल का है। इसके बीच में यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है एक बेंजीन रिंग, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग, ये आती है बीच में। वहां पर क्या था, वहां आता था टेट्रामेथिलीन, यहाँ क्या आती है, बेंजीन रिंग, इसे हम बेंजीन कहते हैं, C6H6, ये वाला इसके शामिल होता है।
और प्लस वापिस C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो इसमें क्या आता है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का क्या है C6 और S6, ये होती है बेंजीन। तो ये रिंग इसको ऐसे लिखो बोलिए ऐसे लिखो, तो C6H6 ये इसके अंदर शामिल होता है। तो बेंजीन रिंग इसके अंदर शामिल होती है। तो उसके फार्मूला इसके फार्मूला में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ क्या आता है C6H6 बेंजीन रिंग इसके अंदर शामिल होती है, ध्यान रखना। और वहाँ क्या था, वहाँ था ये CH2 कितने थे 4, टेट्रा मैथिलीन था। यहाँ क्या है बेंजीन, इसे हम क्या कहते हैं बेंजीन। और वहाँ पर भी कार्बोक्सिलाइड, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी है कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी है, उसमें भी सेम ही था। किसमें एडिपिक एसिड में, सिर्फ बीच में ये चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना इसमें सिर्फ ये बीच में चेंज होता है ताकि आपको याद रखा जाए। प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। अब एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है OH और CH2OH, ये फॉर्मूला होता है एथिलीन ग्लाइकोल का। किसका होता है एथिलीन ग्लाइकोल का। क्या होता है CH2 दो है एथिलीन और OH CH2OH, ये किसका फॉर्मूला है एथिलीन ग्लाइकोल का। तो ये टर्थैलिक अम्ल या टफ्थैलिक अम्ल कहते हैं और ये एथिलीन ग्लाइकोल। अब इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी इस वाले प्रोडक्ट, इस वाले इधर वाले जो अभिकारक हैं एंड टफ्थैलिक अम्ल का तो क्या जाता है OH और इस वाला क्या जाता है H, ये दोनों बाहर, जल इसमें से भी बाहर। बताओ इस वाले पदार्थ का टफ्थैलिक अम्ल का क्या जाता है OH और एथिलीन ग्लाइकोल का क्या जाएगा H। तो बताओ इधर वाला भी OH गायब, क्योंकि इसके आगे कौन होगा एथिलीन ग्लाइकोल, और इधर वाला क्या है एथिलीन ग्लाइकोल का क्या जाएगा H जाएगा, ये H बाहर। बाकी सभी को जोड़ दो, तो बताओ इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बॉन्ड खाली, ये होगी बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग होगी 6 कार्बन की, इसलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। और C डबल बॉन्ड O साथ में डायरेक्ट तो ये बॉन्ड किससे जुड़ जाएगा इस O से, इस O से डायरेक्ट जुड़ गया और क्या बन जाएगा CH2 और एक क्या रह जाएगा O रह जाएगा और बॉन्ड खाली। और इसको हम लिख देते हैं बाहर, क्या लिख देते हैं N, कितने अणु N अणु, और क्या निकले NaH2O निकले इसमें से, तो NaH2O बाहर। बताओ इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम टेरिलीन या डेक्रॉन, इसको क्या कहेंगे टेरिलीन या इसको क्या कहेंगे डेक्रॉन, टेरिलीन और डेक्रॉन। तो ये किससे बनता है, ये बनता है टफ्थैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से। क्या डिफरेंस है नाइलॉन इसमें, नाइलॉन में यहाँ CH2 4 होते हैं, एथिलीन 4 होते हैं और यहाँ बेंजीन रिंग होती है, और यहाँ एथिलीन वहां पर भी होते हैं, एथिलीन यहाँ पर, यहाँ OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। उसमें OH किसका निकलता था, OH निकलता था एडिपिक एसिड का, इसमें भी OH किसका निकलेगा टफ्थैलिक अम्ल से। OH बाहर निकाल दो एथिलीन ग्लाइकोल से क्या जाएगा H जाएगा और H2 बाहर निकलेंगे, कितने NH2 बाहर निकलेंगे। तो ये बड़ी जो रिंग बनेगी, ये आया फिर एथिलीन ग्लाइकोल आया, फिर आगे वापस क्या आएगा टफ्थैलिक अम्ल, और इस तरीके से श्रृंखला में ये आगे जुड़ते जाएंगे। तो ये क्या बन गया टेरिलीन और डेक्रॉन। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, देखो इसका उपयोग हम करते हैं, एक तो वही कपड़े बनाने में इसका उपयोग भी होता है, दूसरा इसका उपयोग होता है नावों की पॉल। नावों की पॉल, नावों की पॉल का मतलब आपने देखा होगा कि जब नाव होती है तो उसके ऊपर बड़े बड़े कपड़े, जहाज होते हैं ना, जहाज में उसमें बड़े बड़े कपड़े होते हैं ऊपर लगे हुए होते हैं, जिससे वो हवा के बाहर से क्या करते हैं आगे की ओर दिशा बताते हैं। तो नावों की जो पॉल है, जो नाव होती है, उस नाव के ऊपर की ओर आपने देखा होगा इस तरीके से बड़े बड़े लकड़ी पे ये कपड़े बंधे हुए होते हैं, इस तरीके से ये हवा के अंदर ऐसे इस तरीके से उड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो कपड़े जो होते हैं, जो पॉल होती है नावों की बड़ी बड़ी कपड़े की, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है टेरिलीन की। किसकी बनी होती है, टेरिलीन की। तो नावों के जो पॉल होते हैं ऊपर जहाजों के अंदर जो लगे हुए होते हैं, जो हवा के कारण क्या होते हैं उड़ते रहते हैं, उनकी दिशा बाहर के कारण वो क्या होता है दिशा बताते हैं, चलते नाव को चलाने के लिए भी सहायक होते हैं। तो ये नावों की पॉल किसकी बनी होती है, टेरिलीन की बनी होती है। साथ ही साथ इसमें बने होते हैं चुंबकीय टैप, ये और चुंबकीय टैप जो होती है, चुंबकीय टैप का मतलब होता है चुंबकीय टैप। चुंबकीय टैप होती है वो क्या होती है, एक चुंबक की परत होती है, उसके ऊपर क्या एक फीते के नुमा टैप होती है चुंबकीय। उसमें क्या होता है डाटा जो है वो संग्रहित रहता है। पहले जो बैकअप लेने के लिए हम जो काम में लेते हैं चुंबकीय टैप, आपने कैसेट्स देखी होगी, उसकी रील देखी होगी लंबी, पहले एक तरह की रेडियोज के अंदर कैसेट्स आती थी, उसके अंदर क्या होते थे एकदम लाइन इन टैप आती थी। तो
तो वो टैप उसी तरह की होती है चुंबकीय, लेकिन इसमें क्या होता था, एक डाटा संग्रह रहता है। तो उसकी टैप भी किसकी बनाते थे, टेरिलीन की बनाते थे। फिर फिल्म बनाने में, फिल्म पिक्चर, हीरो वाली पिक्चर नहीं, फिल्म का मतलब क्या होता है, जो आपने देखा होगा पहले जो कैमरे आते थे, कैमरे उसके अंदर पहले फिल्म आती थी, रील आती थी, एक कैमरे के अंदर एक रील आती थी, उसके अंदर फोटो दिखते थे हमें, उसको साफ करते थे। अब तो जैसे भाई डायरेक्ट मोबाइल से हम कनेक्ट करके निकालते हैं या कैमरे से, पहले कैमरे के अंदर रील आती थी, तो उस रील की जो फिल्म बनाने में, फिल्म जो प्लास्टिक की आती थी फिल्म, उसको बनाने में भी किसका यूज किया जाता था, टेरिलीन का। तो कपड़े, नावा की पॉल, चुंबकीय टैप और फिल्म बनाने में किसका यूज होता था, टेरिलीन का यूज किया जाता है, याद। ठीक है, तो कपड़े, नावों की पॉल, चुंबकीय टैप और फिल्म बनाने में किसका यूज किया जाता है, टेरिलीन का। तो ये हो गया हमारे पास टेरिलीन। अब टेरिलीन के बाद हम पढ़ते हैं रेयॉन। तीसरा जो रेशा आता है वो कौन आता है, रेयॉन। तो ध्यान रखना कि टेरिलीन किससे बनता है, टफथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से। ये इसका फार्मूला, ये इसका फार्मूला, इधर से OH बार, H बार और H2 बाहर निकलते हैं और ये श्रृंखला के रूप में जुड़ा N अणु इसके है, वो क्या है, टेरिलीन या डेक्रोन इसे हम कहते हैं। ये परीक्षा में हमें बहुलक वाले से तो प्रश्न 101% बहुलक वाले से इस पार्ट से पूछते ही हैं, ये फिक्स है। नाइलॉन पूछो, डेक्रोन पूछो या इसके आगे जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में पूछो, ये तो फैक्ट ही है, पूछेंगे ही। देखो इसके बाद हम आते हैं रेयॉन। अब रेयॉन कैसे बनता है, ध्यान देना, ये तीसरा है इसका रेशा रेयॉन। रेयॉन किस तरीके से बनता है, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, कागज जो होते हैं पेड़ पौधे से, जो कागज यानी सेलुलोज, ध्यान रखना इसको मैं फॉर्मूले के रूप में नहीं समझा रहा, ऐसे थे कागज, या इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज ये कहां से प्राप्त होता है, पौधों से। रेयॉन किस तरीके से बनाते हैं, ध्यान रखना, कागज या सेलुलोज कहां से प्राप्त होते हैं, पौधे से ये चीज प्राप्त की जाएगी। कहां से प्राप्त की जाएगी, पौधों से। पौधों से ये कागज या सेलुलोज, सेलुलोज कहां होता है, पौधों की कोशिका जो भित्ति होती है उनमें सेलुलोज पाया जाता है। तो ये कागज, अब इसको क्या, इसको लेने के बाद इसको किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या किया जाता है, साफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड से के विलयन से साफ, के विलयन से क्या किया जाता है, साफ। विलयन से साफ किया जाता है, याद रखना। रेयॉन कैसे बनाते हैं, पौधों से कागज प्राप्त करते हैं जिसे हम सेलुलोज कहते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा। इसमें जो अशुद्धियां होगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। प्राप्त विलयन है, विलयन। अब जो प्राप्त विलयन, भाई कागज सेलुलोज हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से साफ किया गया, फिर जो विलयन हमें प्राप्त होगा उस विलयन को किसमें डाला जाता है, विलयन को, प्राप्त विलयन, साफ किया हुआ विलयन या प्राप्त जो विलयन है उसको किसमें, या पदार्थ को किसमें डाला जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में, क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन साफ कर दिए, इसको कपड़े सेलुलोज को। अब इस प्राप्त जो है, उस प्राप्त विलयन में से जो पदार्थ बचा है उस पदार्थ को किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में डाला जाता है। किसमें डाला जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में डाला जाएगा, डालते हैं, समझ गए, कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से इसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद इससे प्राप्त जो विलयन या जो भी पदार्थ प्राप्त होगा उसको हम डालेंगे कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में। अब इसके बाद जो प्राप्त विलयन है, इसके बाद जो प्राप्त विलयन होगा उसको क्या करेंगे, एक तरह के इस तरीके से एक पात्र होगा और उस पात्र में एक छन्नी लगी हुई होगी, छन्नी, ये सूक्ष्म छिद्रों वाली छन्नी, ऐसे। अब इससे प्राप्त जो विलयन है ये क्या होगी, एक सूक्ष्म छिद्र वाली क्या होगी, छन्नी। छानने के लिए जो काम में लेता है, तो ये घोल जो है वो इसके ऊपर डाला जाएगा। किसके ऊपर, इसके ऊपर डालेगा। इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ होता है घोल। तो इस घोल के अंदर ये विलयन डाला जाता है,
ये विलीन क्या करेगा, इस घोल के अंदर डाला जाएगा। किसमें, H2SO4। देखो पहले पौधों से कागज को क्या करेंगे, इस सेलुलोज को, प्राप्त सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलीन से साफ अशुद्धियां बाहर, फिर इसको किसमें डाला जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में डालेंगे। जो विलयन प्राप्त होगा उस विलयन को अब क्या करेंगे, इसमें प्राप्त विलयन या जो भी है उसको कार्बन डाइसल्फाइड घोल में डालेंगे। जो प्राप्त विलयन है उसको अब किसमें डालेंगे, महीन छिद्र छन्नी है इसके अंदर डालेंगे। जैसे आपने बताया कि सेवियां कैसे निकालते हैं वैसे कि वैसे तो इस छन्नी में से ये विलयन जैसे डालेंगे तो इसमें से इस तरीके के रेसे नीचे आएंगे। ये रेसे इस तरीके के क्या आएंगे, नीचे किस घोल में आएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में ये रेसे प्राप्त होंगे। और इन्हीं रेसों को, ये रेसे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये रेसे जो हमें प्राप्त होंगे ये रेसे होते हैं चमकदार। कैसे होते हैं, चमकदार रेसे प्राप्त होंगे। चमकदार रेसे हमें क्या होंगे, ये प्राप्त होंगे यहाँ से। तो इसके नीचे ये जो है इसके गोल में हमें क्या करेंगे, इस छिद्रों में से जैसे ही विलयन डालेंगे तो रेसे की तरह ये नीचे गिरेंगे किसके, H2SO4 के गोल में, सल्फ्यूरिक अम्ल के गोल में। और इससे हमें क्या प्राप्त होंगे, चमकदार रेसे। इन्हीं चमकदार रेसों को हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। इन्हीं चमकदार रेसों को हम क्या कहते हैं, रेयॉन। तो रेयॉन किस तरीके से बनाते हैं समझ में आ गया होगा आपको। किस तरीके से, पहले पौधे से कागज या सेलुलोज निकालते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से साफ किया जाता है, फिर यहाँ से बचे पदार्थ को कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में डालते हैं। यहाँ से प्राप्त विलयन को क्या करते हैं, एक महीन सूक्ष्म छिद्री छन्नी लेके उसके ऊपर से इस विलयन को डाला जाता है। तो इसमें रेसे के रूप में H2SO4 का घोल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल पात्र में, उसके अंदर ये सारे छिद्र में से ये रेसे के रूप में इसके घोल में गिरते हैं। और प्राप्त रेसे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार। और यहाँ से इन रेसों को क्या करते हैं, सुखा के अलग किया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयॉन। है बात समझ में। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग भी वही, कहाँ पर, पहला कपड़ों में या वस्त्रों में, वस्त्र निर्माण में या कपड़े निर्माण में। दूसरा दरिया बनाने में, धागे बनाने में। तो इसका उपयोग ही हम वही करते हैं। कहाँ, वस्त्र बनाने में, दरिया बनाने में, धागे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, रेयॉन। तो ये कैसे बहुलक थे, संश्लेषित बहुलक। कैसे बहुलक थे, संश्लेषित बहुलक। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नायलॉन 66, फिर क्या पढ़ा, टेरिलीन या डेक्रोन, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, रेयॉन। रेयॉन किस तरीके से बनाते हैं समझ में आ गया। पौधों से प्राप्त कागज या सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से साफ किया जाता है, उसके बाद जो पदार्थ या विलयन बचता है उसको कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में डाला जाता है। फिर इस विलयन को एक महीन छिद्र छन्नी होती है उसके ऊपर डाला जाता है, जिससे रेसे के रूप में ये H2SO4 के घोल में गिरते हैं और यहाँ से हमें चमकदार रेसे प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। उपयोग कहाँ करते हैं, वस्त्र, दरिया और धागे बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये आज हमने क्या पढ़े, रेसे पढ़े। कौन से, नायलॉन 66, टेरिलीन और रेयॉन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ परीक्षा में पूछ लेते हैं, एक तो नायलॉन 66 के बारे में आपको जरूर पूछते हैं या फिर पूछते हैं टेरिलीन के बारे में। ये ध्यान रखना, ये दो चीज़ है। नायलॉन 66 और टेरिलीन कैसे बनते हैं इसका फॉर्मूला तो पूछते ही है। तो नायलॉन 66 का फॉर्मूला क्या है, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइयामीन, और टेरिलीन का फॉर्मूला क्या है, टफ थैलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। दोनों में सेम, एक ही तरफ से OH निकलता है, एक ही तरफ से H निकलता है, दोनों में। ठीक है, फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसको अच्छी तरीके से समझे और नोट डाउन इसको कर लें। कल हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।